ये है इराक, जो अपने अंदर हजारों साल की तारीख और बेपनाह नेचुरल रिसोर्सेज समेटे हुए है। इराक हजारों साल से सारी बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशंस के क्रॉस रोड पर मौजूद रहा है और कहा जाता है कि एग्रीकल्चर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन चारों चीजों की शुरुआत इराक से ही हुई थी। दुनिया के सारे बड़े रिलीजन्स और तारीखी किताबों में आपको इराक का जिक्र मिलेगा। बेबीलोन, या जिसे बाबुल भी कहा जाता है, वो आज से तकरीबन 2500 साल पहले दुनिया का सबसे डेवलप्ड और अमीर तरीन शहर था। ये शहर इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार था कि आज भी रिसर्चर्स बेबीलोनियंस की नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर हैरान हैं। बेबीलोन में मौजूद हैंगिंग गार्डन्स आज भी एक मिस्ट्री है और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। तो मतलब एक ऐसा कंट्री जो हजारों साल से सिविलाइजेशंस और कल्चर का हब रहा है, वो आज वॉर, सेक्टेरियन वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का गढ़ क्यों बन चुका है? पिछले तकरीबन 100 साल से इराक मुसलसल इंस्टेबिलिटी का शिकार है और एक ना खत्म होने वाली आग है जो इराक में लगी हुई है। आज इराक का हाल ये है कि इराक पर 5 अलग अलग ग्रुप्स हुकूमत कर रहे हैं। सेंट्रल और सदर्न इराक, जिसमें बगदाद के आसपास और ईरानी बॉर्डर के आसपास का सारा एरिया है, वो शिया ग्रुप PMF के कंट्रोल में है। नॉर्दर्न इराक कुर्दिश पेशमर्गा के कंट्रोल में है और यहाँ पर भी स्पेशली इरबिल, सुलेमानिया और दोहुक तक का सारा एरिया एक बिल्कुल ऑटोनमस रीजन है जिसे इराकी कुर्दिस्तान कहते हैं और यहाँ इन लोगों की अपनी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी है। वेस्टर्न इराक, स्पेशली अंबार का सारा सूबा और रमादी और फलूजा जैसे शहर सुन्नी ट्राइबल ग्रुप्स के कंट्रोल में है। ये सुन्नी ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करता है, बट ये अपने एरियाज में अपने रूल्स अप्लाई करता है। फिर बगदाद से लेकर बसरा और करबला तक का ये सारा एरिया इराकी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी है। और फिर सीरिया के साथ ये नॉर्थ वेस्ट का सारा पहाड़ी इलाका आईसिस के कंट्रोल में है। द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन इनोवेशन कहलाने वाला मुल्क इतने ज्यादा रिसोर्सेज और जबरदस्त लोकेशन होने के बावजूद आज इतना डिवाइडेड क्यों है? इस सब के पीछे इराक की ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और वर्ल्ड सुपर पावर्स का बहुत बड़ा हाथ है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम आपको इराक की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन यहाँ पर आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, बट बहुत सी वीडियोस की रीच कम होती है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो अब चलते हैं इराक की ज्योग्राफी की तरफ। आज का इराक 6 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड पर ईरान के साथ, साउथ ईस्ट में कुवैत के साथ, साउथ में सऊदी अरेबिया के साथ, वेस्ट में जॉर्डन, नॉर्थ वेस्ट में सीरिया और नॉर्थ में तुर्की के साथ। इराक के ज्यादातर हिस्से पर रेगिस्तान है, स्पेशली वेस्ट और साउथ में। लेकिन इन्हीं रेगिस्तानों के बीच 2 ऐसे बड़े दरिया हैं जिनकी वजह से हजारों साल से यहाँ सिविलाइजेशंस आबाद होती आई हैं। एक है रिवर टिग्रिस और दूसरा है रिवर यूफ्रेट्स, जिसे दरियाए फरात भी कहते हैं। तुर्की से शुरू होने वाले ये दोनों दरिया तुर्की से इराक में आते हैं और इराक को क्रॉस करते हुए पर्शियन गल्फ में जाकर गिरते हैं। इन रिवर्स की वजह से ही यहाँ पर आप मैप पर ये लश ग्रीन रीजन देख सकते हैं। इसे मेसोपोटामियन प्लेन्स कहते हैं और ये हमारी दुनिया के सबसे फर्टाइल एरियाज में से एक है। ये दोनों दरिया ही इराक की लाइफलाइन है। लेकिन इन्हीं दरियाओं को लेकर इराक का सीरिया और तुर्की के साथ मसला भी चल रहा है। तुर्की ने यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर पर डैम्स बनाए हैं, जैसे अतातुर्क और लीसू डैम, जिनकी वजह से इराक में इन दरियाओं का फ्लो बहुत कम हो गया है। इसी तरह सीरिया ने भी यूफ्रेट्स रिवर पर तबका डैम बनाया है, जिससे इराक में पानी का फ्लो कम हो गया है और इसीलिए इराक की इन दोनों कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन भी चल रही है। इराक के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इराक के पास दुनिया के 5वें सबसे बड़े ऑयल और दुनिया के 12वें सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। इंटरेस्टिंगली ये सारे ऑयल रिजर्व्स बसरा के आसपास शिया मेजॉरिटी एरियाज या फिर नॉर्थ में कुर्दिश मेजॉरिटी एरियाज में है। और इराक में जो इंटरनल सिविल वॉर की एक आग लगी हुई है, उसकी एक वजह ये भी है। लेकिन ये तो अभी हमने सिर्फ इराक की बेसिक ज्योग्राफी को डिस्कस किया है। अब हम जाने लगे हैं इराक की सारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज की तरफ और उसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इराक का पहला जिक्र मिलता है आज से 5000 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन में। तब इसे मेसोपोटामिया कहा जाता था, मतलब 2 दरियाओं के बीच की जमीन, और तब इसमें आज के इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की के कुछ पार्ट्स भी शामिल थे। ये सुमेरियन ही वो सिविलाइजेशन थी जिसने यहाँ
यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखी। फिर 2334 BCE से लेकर 2154 BCE तक ये एरिया अकेडियन एम्पायर का हिस्सा रहा। फिर 1894 BCE से 539 BCE तक ये सारा एरिया बेबीलोनियन एम्पायर का सेंटर बना। ये उस जमाने की सबसे पावरफुल एम्पायर थी और यही वो एम्पायर थी जिसके दौर में हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन बने। फिर 8th से 13th सेंचुरी तक ये एरिया अब्बासी कैलिफेट का हिस्सा बना और इस सारे एरिया को इस्लामिक गोल्डन एज भी कहा जाता है। उस जमाने में बगदाद नॉलेज, ट्रेड और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बन चुका था। पूरी दुनिया से स्कॉलर्स बगदाद आते थे और फिर वहां पर पर्शियन, ग्रीक और इंडियन नॉलेज को अरेबिक में कन्वर्ट किया जाता था। आज ये सोचना मुश्किल है कि बारूद और खून में डूबा हुआ बगदाद कभी पूरी दुनिया की नॉलेज, कल्चर और पॉलिटिकल पावर का हब होता था और यही वो शहर था जहां से यूरोपियन रेनेसांस शुरू हुई थी। लेकिन फिर 13th सेंचुरी में मंगोल्स ने इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी और 13वीं से 15वीं सदी तक इराक मंगोल और दूसरी छोटी एम्पायर्स का हिस्सा रहा। फिर 16th से 20th सेंचुरी तक ये एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा। ऑटोमन्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। उनके लिए ये जगह ईस्ट और वेस्ट को आपस में कनेक्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया थी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स की तो यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स को मौका मिला कि अब वो अपने फायदे के लिए इस एरिया को आपस में डिवाइड करें। 1916 के साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट में मिडिल ईस्ट को एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल ऑपोजिट ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर ने आपस में डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए और इस सारे एरिया को तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में डिवाइड कर दिया। ये डिवीजन कुछ भी सोचे समझे बगैर की गई थी। बिल्कुल डिफरेंट कल्चर और जुबान बोलने वाले लोगों को एक ही मुल्क में इकट्ठा कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर के दौर में मोसुल, बगदाद और बसरा इंडिपेंडेंट सूबे थे, पर ब्रिटेन ने उन्हें इराक में शामिल कर दिया। हालांकि इन तीनों प्रोविंसेस की डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल मोसुल में मेजॉरिटी कुर्दिश लोग रहते थे, बगदाद में सुन्नी अरब मुस्लिम्स रहते थे, जबकि बसरा में ज्यादातर शिया अरब मुस्लिम्स रहते थे। तो साउथ में शिया अरब, सेंटर में सुन्नी अरब और नॉर्थ में कुर्द। इसी तरह कुवैत जो पहले इराक का हिस्सा था उसे इराक से अलग कर दिया और फिर 1921 में ब्रिटेन ने यहाँ पर एक सुन्नी लीडर किंग फैसल को हुकूमत दे दी। एक शिया और कुर्दिश मेजॉरिटी कंट्री में सुन्नी बादशाह को लगाना इस बात का सबूत था कि ब्रिटेन ने ये डिवीजन करते वक्त ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर किया है। ब्रिटेन के इन डिसीजंस के नताइज इराक को अगले 100 साल तक भुगतने पड़े हैं। 1932 में इराक ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद तो हो गया, मगर उसकी ऑयल इंडस्ट्री ब्रिटिश कंट्रोल में ही रही। 1930 से 1970s के आखिर तक इराक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूज का शिकार रहा और फाइनली 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के डिफैक्टो रूलर बनकर उभरे। सद्दाम ने सुन्नी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और शिया कम्युनिटी को सप्रेस किया और इसी के नतीजे में 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक वॉर भी हुई, जो शायद मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री की सबसे डेडली वॉर थी और हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। फिर 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर अटैक किया, जिसके बाद इराक वर्सेस गल्फ वॉर शुरू हो गई। इसके नतीजे में इराक पर बहुत सैंक्शंस लगाई गईं और इराक को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया और सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट उल्टा दी। सद्दाम हुसैन के जाने से एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया और यहीं से आगाज हुआ इराक में एक डार्क पीरियड का। सद्दाम हुसैन के हारने के बाद हजारों की तादाद में सुन्नी फौजी बेरोजगार हो गए और फिर ये फौजी देख रहे थे कि सद्दाम के जाने से जो पावर वैक्यूम पैदा हुआ है उससे शिया ग्रुप्स फायदा उठा रहे हैं। तो इन सुन्नी कमांडर्स में बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से का फायदा उठाया अबू मुसब अल जरकावी ने और अलकायदा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ग्रुप के सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था अमेरिका को इराक से निकालना और दूसरा था नई आने वाली शिया गवर्नमेंट को उल्टाकर सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट लाना। इसके बाद इराक में एक ऐसी खूनी सिविल वॉर शुरू हुई जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। सुन्नी, शिया, कुर्द तीनों ग्रुप्स अपने अपने फायदे के लिए आपस में लड़ रहे थे और हजारों लोग मारे जा रहे थे। इन तीनों ग्रुप्स को बाहर के कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे और मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कौन सा कंट्री किस ग्रुप को और क्यों सपोर्ट कर रहा था।
2006 में अल जरकावी मारे गए तो अलकायदा ने अपना नाम चेंज करके इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी शॉर्ट फॉर्म में ISI कर दिया। फिर 2010 में अबू बकर अल बगदादी ISI का लीडर बन गया और तभी सीरिया में भी सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसका इस ग्रुप ने भरपूर फायदा उठाया। अब सीरिया से भी लोग ISI में शामिल हो रहे थे और इसीलिए 2013 में अबू बकर बगदादी ने अब ISI का नाम चेंज करके ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। 2014 में ISIS ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न इराक के बहुत से एरियाज और इवन मोसुल पर भी कब्जा कर लिया। मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो इट वाज अ साइन कि अब ISIS बहुत जल्द बाकी इराक पर भी कब्जा कर लेगी। और यहीं पर सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज को खतरा महसूस हुआ कि अगर इस तरह के हार्ड लाइन ग्रुप की यहाँ इराक में हुकूमत आ गई तो फिर बाकी गल्फ कंट्रीज की खैर नहीं होगी। सऊदी अरब, कतर और UAE ने मिलकर अमेरिका को पुश किया और 2014 में ही अमेरिका ने इराक के कुर्दिश फाइटर्स, शिया फाइटर्स और लोकल ट्राइबल फाइटर्स के साथ मिलकर ISIS के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जो 2017 में जाकर खत्म हुई जब ISIS को शिकस्त हुई और मोसुल को ISIS के कंट्रोल से आजाद करवा लिया गया और इराक में एक शिया मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टॉल की गई। तब से लेकर आज तक इराक इस सिचुएशन में है जैसे वीडियो के शुरू में बताया था। इराक अब 5 ग्रुप्स के बीच डिवाइडेड है और हर ग्रुप के पीछे किसी बाहर के कंट्री का हाथ है। ईरान, जिसके साथ इराक का सबसे लंबा बॉर्डर है, वो बहुत हैवीली शिया ग्रुप PMF को सपोर्ट करता है। इराक की सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है। तुर्की की तरफ आए तो उसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। वो इराक के नॉर्दर्न साइड पर मौजूद कुर्दिश पेशमर्गा की गवर्नमेंट को तो मानता है, पर वो एक आजाद कुर्द मुल्क के खिलाफ है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इराकी कुर्द को आजादी मिली तो तुर्की में रहने वाले कुर्द भी अपना अलग कंट्री मांगेंगे और फिर तुर्की को अपने इस सारे एरिया से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए तुर्की इराक की नॉर्दर्न साइड में मौजूद कुछ कुर्दिश फ्रीडम ग्रुप्स जैसे कि PKK पर बम्बार्डमेंट भी करता रहता है, लेकिन साथ साथ वो कुर्दिश पेशमर्गा को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, क्योंकि ISIS को हराने में कुर्दिश पेशमर्गा का बहुत बड़ा रोल था। सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज इराक में ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस और शिया आइडियोलॉजी को रोकना चाहते हैं और वो इसीलिए वेस्टर्न इराक के सुन्नी ट्राइबल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। साथ ही में वो कुर्दिश पेशमर्गा को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो ISIS की पावर को अंडर कंट्रोल रखें। फिर आता है अमेरिका, जो यहाँ से जाने के बावजूद इराक में बहुत इन्वॉल्व है और उसकी वजह यहाँ के ऑयल रिजर्व्स, ईरानी इन्फ्लुएंस और ISIS है। कुछ और ग्लोबल सुपर पावर्स की बात करें तो चाइना और रशिया भी इराक में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो इस रोड प्रोजेक्ट को सुएज कैनाल का ऑल्टरनेटिव बनाना चाहता है। दूसरी तरफ रशिया की इराक पर कड़ी नजर इसलिए है क्योंकि सीरिया में उसके बहुत हाई स्टेक्स हैं। बशार अल असद की गवर्नमेंट को रशिया सपोर्ट कर रहा था और जिस जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट पर अमेरिकन प्रेजेंस होगी वहां पर रशिया भी जरूर घुसेगा। तो ऑल इन ऑल इराक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है और कहीं ना कहीं इस सब की रूट कॉज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोपियन पावर्स ने जो बॉर्डर्स बनाए थे वो है। आज इराक अंदर से इतना डीपली डिवाइडेड है कि कोई भी एक ग्रुप या बाहर का कंट्री यहाँ पर पीस कायम नहीं कर सकता। या तो 100 साल पहले डिवाइड किए गए बॉर्डर्स को रिवर्स करना पड़ेगा या फिर मैस स्केल ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी, जिससे इराकियों के बीच जो आपस में नफरत है वो खत्म हो। इराक की 60% पॉपुलेशन यंग है और उनके फ्यूचर के लिए इराक के ही सब बड़ों को मिलकर बैठना होगा। जब तक इराक में अमन नहीं होगा मिडिल ईस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। इजराइल पैलेस्टाइन की तरह इराक भी दुनिया का एक फ्लैश पॉइंट है जिसको ठीक किए बगैर मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकते। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।